हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर जो चल रहा है उसका डे नंबर 34 देख लेंगे। और 34 का एक हमारा प्लेलिस्ट में मैं डाल चुकी हूं फ्रेंड्स वीडियो, तो वो जाके आप देख लीजिए। और साइंस सेक्शन चल रहा है फ्रेंड्स। इससे पहले पॉलिटी 90 डेज प्लानर में पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो चुका है और हिस्ट्री का 5 वीडियो कंप्लीट कर दी है फ्रेंड्स। और अभी हम साइंस का कर रहे हैं, साइंस और हिस्ट्री साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। जो एक वीडियो साइंस को और एक वीडियो हिस्ट्री ऐसे करके हम लोग डाल के कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स यूडिटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट जो जनवरी से मई तक हो चुका है और अभी 1-2 दिन में मैं जून का भी डाल दूंगी, जून का जो 15 जून तक का, ठीक है। और उसके यूडिटेरिया का जो नून टेस्ट सीरीज जो ऑथेंटिक बुक पे है, जैसे कि लक्ष्मीकांत और महेश वर्णवाल और स्पेक्ट्रम करके था, तो उसमें 9 वीडियो हो चुके हैं, 9 टेस्ट हो चुके हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आधार टेस्ट सीरीज और एनसीईआरटी बेस पे था क्लास 6 to 12 का, तो वो हमारा टोटल 17 वीडियो था, उसमें मैं कंप्लीट कर दी हूँ। तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर के देख लीजिए, ठीक है। बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, बिहार तथ्य संग्रह जो एडिटोरिया का था। और करेंट अफेयर में बिहार का 2 क्लास के लेके चल रहे हैं फ्रेंड्स, एक खान सर का और एडिटोरिया का तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ एक बीपीएससी मेकर सर का हो रहा है। वो बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो इसलिए मैं उनका भी कर रही हूँ जो अर्धवार्षिकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ठीक है। और ये फिजिक्स का है फ्रेंड्स, फिजिक्स का है, पहला टॉपिक हो चुका है और दूसरा टॉपिक पार्ट 2 हम लोग अभी कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा सिस्टम पता नहीं क्या ही हो जाता है कभी कभी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल बल है? तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और परमाणु बल, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों मूल बल होते हैं। हमारे प्रकृति में 4 मूल बल मौजूद हैं, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, कमजोर परमाणु बल और मजबूत परमाणु बल होते हैं। मजबूत परमाणु बल की ताकत क्या होती है? और ताकत सबसे ज़्यादा, उसके बाद कमजोर परमाणु बल का, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का और लास्ट में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण विकसित होता है? तो इसका आंसर है बी, द्रव्यमान के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण विकसित होता है। द्रव्यमान जड़त्वीय प्रभाव दिखाने वाली सामग्री की अंतर्निर्दिष्ट विशेषता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्बल मूलभूत क्षेत्र बल है और गुरुत्वाकर्षण बल केवल द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। सभी ग्रह दीर्घवृत्त की एक नाभि पर सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। इसके नियम है, किसका नियम है ये? तो इसका आंसर है केपलर का प्रभाव, पहला नियम है। तो केपलर का पहला नियम में क्या था कि सभी ग्रह एक दीर्घवृत्त की एक नाभि पर सूर्य के साथ अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। केपलर का पहला नियम है ये। और केपलर के पहले नियम को कक्षा के नियम के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है, केपलर का दूसरा नियम है। तो केपलर का दूसरा नियम कौन सा है फ्रेंड्स? तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों का वेग स्थिर रहता है। और पहला नियम में है सभी ग्रह दीर्घवृत्त की एक नाभि पर सूर्य के साथ अंडाकार कक्षा में घूमता है, ठीक है। नेक्स्ट है समय का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है, केपलर का तीसरा नियम है। तो केपलर का तीसरा नियम भी याद कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। केपलर का तीसरा नियम है समय का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। 2 द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गुरुत्वीय नियम है, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है केपलर का दूसरा नियम, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है बी, ग्रहों के क्षेत्र का नियम से, जो अभी हमने जस्ट देखे हैं फ्रेंड्स कि केपलर का दूसरा नियम ग्रहों का क्षेत्र का नियम भी कहलाता है। केपलर का दूसरा नियम क्या कहता है? तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों का क्षेत्रीय वेग स्थिर रहता है, वो केपलर का दूसरा नियम कहलाता है। केपलर का पहला नियम जो अभी हमने जस्ट देख लिए हैं फ्रेंड्स, और केपलर का तीसरा नियम आवर्त और समय विधि का नियम भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है केपलर का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है सी, कोणीय संवेग के संरक्षण पे।
तो केपलर का दूसरा नियम कोणीय संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। कोणीय संवेग घूर्णनशील पिंड की विशेषता है। जब कोणीय बल या टॉर्क अनुपस्थित होता है तो घूर्णनशील पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है कि ऊर्जा न तो बनाई जाती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। रेखीय संवेग गतिशील पिंड की विशेषता होती है। जब पिंड पर कार्य करने वाला बल अनुपस्थित होता है तो पिंड का संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की गति रेखीय वेग अधिकतम हो जाती है। कहाँ पे होती है? तो इसका आंसर है सर्दियों में। सर्दियों में पृथ्वी की गति रेखीय वेग अधिकतम हो जाती है। केपलर के दूसरे नियम के अनुसार पृथ्वी का कोणीय संवेग स्थिर रहता है। ठीक है, केपलर का दूसरे नियम के अनुसार क्या है? तो पृथ्वी का कोणीय वेग संवेग स्थिर होता है। और यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या होता है? तो v/r होता है। नेक्स्ट है केपलर का तीसरा नियम जिसे हम नाम से जानते हैं। कौन से नाम से हम जानते हैं फ्रेंड्स? तो आवर्त का समयावधि का नियम कहते हैं केपलर का तीसरा नियम। तो ये ध्यान रखेंगे। केपलर का तीसरा नियम जिसे समय का नियम भी कहा जाता है। तो केपलर का तीसरा नियम समय का नियम भी कहा जाता है। तो इसे थोड़ी सी कलर कर लेंगे। वैसे हम लोग ये 2-3 बार पढ़ चुके हैं। और केपलर का तीसरा नियम समय का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी के घन के समानुपाती होता है। केपलर का पहला नियम जिसे हम ग्रहों की कक्षा का नियम भी कहा जाता है। केपलर का दूसरा नियम जिसे ग्रहों के क्षेत्र का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है ए F/m1 × m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यदि द्रव्यमान m1 तथा m2 वाले दो पिंडों को बीच दूरी r है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान है कितना है? तो ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम हर्ट्ज है, किलोग्राम स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो जी से कैपिटल जी से गुरुत्वाकर्षण को डिनोट किया जाता है, मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर kg2 होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। हेनरी कैवेंडिश द्वारा गणना की गई सार्वभौमिकता गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को मानना है। नेक्स्ट है ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान है, ये कितना है? तो इसका आंसर घटता है। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है जब कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका वेग बदल जाता है। वेग में यह परिवर्तन वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान आधा हो जाता है? तो इसका आंसर है ए 0.41 r। ठीक है, और मतलब पृथ्वी का त्रिज्या है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है? तो ये हम देख लेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे डिटेल्स बना करके दिखा दिया है। तो h हाइट इज इक्वल टू 0.41 r होता है। नेक्स्ट है गहराई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है? तो गहराई के साथ गुरुत्वाकर्षण का मान भी घटता है। तो गहराई के साथ गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है जब कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी उसका वेग बदल जाता है। वेग में यह परिवर्तन वस्तु के त्वरण उत्पन्न करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है बी ध्रुवीय गुरुत्वीय त्वरण ग्रेटर देन भूमध्यरेखीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण। तो ध्यान रखेंगे ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण से अधिक होता है क्योंकि ध्रुव पर पृथ्वी की त्रिज्या भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या से कम होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बढ़ जाता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बढ़ जाता है तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण पृथ्वी की कोणीय गति पर निर्भर करता है। यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ जाती है तो केंद्र प्रसारक बल बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम हो जाता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, जिसमें भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण बढ़ जाएगा और ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण वही रहेगा। ठीक है, जब पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण के मान में परिणाम स्वरूप केंद्र प्रसारक बल का मान कम हो जाता है। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर केंद्र प्रसारक बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि कोई कार भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो कार का भार क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, घटेगा। यदि कोई कार भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो कार का भार कम हो जाता है, क्योंकि कार का कार्य करने वाला केंद्र प्रसारक बल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ जाती है तो ध्रुव पर पिंड का भार कितना होगा? तो ध्रुव पर पिंड का भार बी, मतलब वही रहेगा। ठीक है, यदि पृथ्वी का कोणीय गति बढ़ जाती है तो ध्रुव पर पिंड का भार वही रहेगा, क्योंकि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर पृथ्वी की कोणीय गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाती है तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाती है तो भूमध्य रेखा पर पिंडीय भार बढ़ जाएगा। जब पृथ्वी की कोणीय गति कम हो जाती है तो केंद्र प्रसारक बल का मान कम हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पिंड का भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा है, तो ये किसका है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है -जी कैपिटल एम और एम बटा आर। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, एम बराबर हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान और स्मॉल एम बराबर वस्तु का द्रव्यमान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन इस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? तो उपयुक्त से सभी, जिसमें पिंड का द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और बिंदुओं का बीच की दूरी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, पलायन वेग है, ये क्या होता है? तो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए किसी वस्तु द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहा जाता है। पलायन वेग किसी वस्तु द्वारा ग्रह की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ लिया गया है, और याद रखिएगा कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, ना कि एक बार आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 11.2 मीटर करके आ जाएगा और पहले में वही रहेगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विभिन्न ग्रहों के लिए पलायन वेग अलग अलग होता है। जिस वेग से एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहा जाता है। नेक्स्ट है पलायन वेग। पलायन वेग क्या है? तो पलायन वेग का होता है, आंसर है बी, √ में 2gm बटा आर। तो ठीक है, जी मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और कैपिटल एम बराबर होता है ग्रह का द्रव्यमान, और आर बराबर ग्रह की त्रिज्या होता है। नेक्स्ट है पलायन वेग किसी वस्तु द्वारा ग्रह की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग होता है। पलायन = हम लोग देख लिए हैं फ्रेंड, √2gr होगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, ये ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा के पलायन वेग कितना होता है? तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो दोनों को याद रख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो पृथ्वी का पलायन वेग और चंद्रमा का पलायन वेग दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, इसमें सही है। जिसमें पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। विभिन्न ग्रहों के लिए पलायन वेग अलग अलग होता है, और पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है।
डी, किसी, इसका आंसर डी था। तो किसी वस्तु के द्वारा ग्रह की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को उस ग्रह के पलायन वेग कहा जाता है। और पलायन वेग इज इक्वल टू कितना होता है, तो √2g_r। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। पलायन वेग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड था और चंद्रमा का पलायन वेग कितना था फ्रेंड्स, तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जिस वेग से एक पिंड और दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो कक्षीय वेग कहते हैं। जिस वेग से एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता है उसे वेग कहते हैं। किसी ग्रह की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए किसी वस्तु की द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेग को उस ग्रह का पलायन वेग कहा जाता है। कक्षीय वेग इज इक्वल टू क्या होता है, तो Gm/r+h जो अंडर रूट में है, और इज इक्वल टू कितना, तो G=G×r। विभिन्न ग्रहों के लिए कक्षीय वेग अलग अलग होता है और कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है उपग्रह। तो उपग्रह क्या है, तो उपग्रह इसका आंसर है उपग्रह एक वस्तु जो एक बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमते रहते उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह एक वस्तु है जो एक बड़ी वस्तु के चारों ओर घूमता है। उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है लेकिन केंद्र प्रसारक त्वरण के कारण महसूस नहीं होता है। पृथ्वी के सबसे तेज उपग्रह की गति कितनी है, तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। और उपग्रह की गति कितनी है, तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक संभव नहीं है। और पृथ्वी का कितना है फ्रेंड्स, तो पृथ्वी का 11.02 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उपग्रह के अंदर की वस्तुओं भारहीनता क्यों महसूस करती है, क्योंकि वस्तु पर कार्य करने वाला केंद्र प्रसारक बल वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो देख लिए हम लोग कि बराबर होता है। उपग्रह की गति कितनी होती है, तो Gm/r+h जो हाई होता है और अंडरस्कोर में। और पृथ्वी के सबसे तेज उपग्रह की गति कितनी होती है, तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट, उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है लेकिन महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो इसका आंसर है केंद्र प्रसारक बल के कारण महसूस नहीं होता है। तो आंसर बी हो गया। उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है लेकिन उपग्रह पर कार्य करने वाले केंद्र प्रसारक बल के कारण महसूस नहीं होता है। केंद्र प्रसारक बल उपग्रह के पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को रद्द कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपग्रह के अंदर का पिंड भारहीनता को महसूस करता है। नेक्स्ट है, भू-स्थिर उपग्रह का स्थान है, ये कहाँ पे है, तो विषुवतीय तल पे। ठीक है, नेक्स्ट है, भूस्तरीय उपग्रह का स्थान विषुवतीय तल पे है। भूस्तरीय उपग्रह पृथ्वी के सतह से स्थिर दिखाई देता है। एक चक्कर पूरा करने में इसे 24 घंटे लगते हैं। भूस्तर उपग्रह के घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, यदि दो पिंड एक ही गति से है लेकिन भिन्न भिन्न दिशा में एक टावर से फेंके जाते हैं तो वे जमीन से टकराते हैं। किस टाइम में, तो ये अलग अलग समय पे टकराएंगे। क्यों टकराएंगे, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, यदि दो पिंड एक ही गति से लेकिन भिन्न भिन्न दिशा में एक टावर से फेंके जाते हैं तो वे एक ही दिशा में जमीन से टकराते हैं लेकिन एक समय में नहीं। यदि दो पिंड एक टावर से अलग अलग गति के क्षैतिज रूप से फेंके जाते हैं तो क्या होगा, तो होगा पिंड एक ही समय पर अलग अलग गति से जमीन पर पहुंचेगा। यदि दो पिंड एक टावर से अलग अलग गति से क्षैतिज रूप से फेंके जाते हैं तो वे एक ही समय पे अलग अलग गति से जमीन पर आ गिरेगा। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा ना ये कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे ना, नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें 35 डेज का रहेगा और उसमें देख लेंगे कि कौन सा है। अगर बड़ा टॉपिक रहेगा तो उसे हाफ करके कर लेंगे और अगर छोटा रहेगा तो एक ही में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चैनल पे बने हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, इतने सब्सक्राइबर बहुत होने के बाद भी आपका व्यू बहुत कम आ रहा है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या इसमें दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।